कि अगर आवाज आ रही बच्चे? हाँ आ रही। कि अगर हमें पता है कि इफ एफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर एफ एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और अगर हमें x1 ग्रेटर देन x2 लिखा है, तो क्या बेटा इंप्लाई करेगा ये कि जो fx1 होगा वो भी f ऑफ x2 से ग्रेटर होगा या वाइस वर्सा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब बोलोगे सर इसका कैसे समझेंगे हम, कब लगाना है कब नहीं लगाना है? तो सीखना बच्चे, जैसे इसी के साथ लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमसे कोई बोल दे कि सॉल्व 2 raised to the power 5x minus 1 greater or equal to 16। अब तुम बोलोगे यार सर हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो कर सकते हो, कैसे देखिएगा। 16 को हम 2 का एक्सपोनेंट के फॉर्म में बना सकते हैं क्या? यस, 2 की पावर 4। ध्यान देंगे आप। तो 2 raised to the power 5x minus 1 greater or equal to 2 raised to the power 4। तो ये दोनों तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम बेस के हैं, तभी मैथ्स लगेगी। विद सेम बेस है। अब हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब तो अंडरस्टूड है कि एक्स की वैल्यू ही चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो फिर ये इसका उल्टा कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि एफ एक्स वन अगर ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू है, तो ऑब्वियस है x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो x1 को भी क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर आर इक्वल टू x2 यानी कि 4। 1 उधर गया, सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। 1 उधर गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 5। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए आप डिवाइड कर सकते हैं, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, देयरफॉर रिजल्ट इज 1 टू इंफिनिटी। किसी कोई डाउट भाई? कि अगर समझिएगा इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखिएगा, ग्राफिकली तो हम समझ गए कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा। फिर इसका कॉन्सेप्ट देखा, क्या दिखा कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो ऑब्वियस है f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन f x2 होगा। कब? जब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ये वाइस वर्सा। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कि fx1 ग्रेटर देन fx2 लिखा होगा और हमसे बोले, हमें पता होगा, बोलेगा कोई नहीं, कोई हम किसी के हम नाती नहीं है भाई, समझे कि नहीं, रिलेटिव नहीं है। क्या बोलते हैं, आजोबा? हाँ, आजोबा नहीं है तुम्हारा कोई जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाएगा, जो बच्चा हमारा कर ले ना, बताएगा कि तुम्हारे कान में कि सुनो भैया ऐसा ऐसा आएगा। तैयार रहो भाई, कोई कुछ नहीं बताएगा, तुम्हें फिर भी काम करना है। मैं तो बता रहा हूं ना भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं, टीचर का काम है। ओके, तो सेम बेस पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेवलप किया गया राइट साइड। अब बेस एक से बड़ा है तो फंक्शन कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जिस तरीके की इनइक्वालिटी फंक्शंस के साथ में चलती है वही सेम इनइक्वालिटी कैरी करता है एक्स। अब तो आप एग्जाम्पल भी सामने पड़ा है, आगे बढ़े बच्चे। चलिए अगला पॉइंट इसी कि मान लो हमें पता है कि इफ एफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन,
अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और अगर लिखा है कि x1 ग्रेटर देन x2 ऐसा गिवन है एंड गिवन x1 ग्रेटर देन x2 तो क्या इंप्लाई करेगा fx1 fx2 से ग्रेटर होगा कि लेस होगा प्रतीक्षा सिंधे तो इस बार x1 ग्रेटर x1 ग्रेटर देन x2 गिवन है तो fx1 और fx2 में किस तरीके की इनइक्वालिटी हो गई fx1 fx2 से बड़ा होगा कि लेस होगा बड़ा अरे तुम पगल गया इस बार लेस होगा x की वैल्यू बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू डाउन होगी समझी कि नहीं लड़की हाँ सर अरे नहीं सुधर रही तुमको कोई बात नहीं फिर भी इतना अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग ऑनलाइन में बहुत बढ़िया शाबाश बात भी ऑब्वियस है जैसे देखो बच्चे इस बार अगर मैंने फंक्शन ले लिया हाफ रेज टू द पावर एक्स अच्छा ये नीचे रखे हैं ना काका ये अगर हमने फंक्शन क्या पिक किया हाफ रेज टू द एक्स और हम सभी लोग जानते हैं कि 2 जो होता है वो 1 से बड़ा ही होता है तो f2 निकालूंगा तो कितना आएगा 1/2 रेज टू द पावर 2 मीनिंग 1/4 f ऑफ 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 रेज जहां x वहीं 1 लिखूंगा मीनिंग 1/2 अब कौन बड़ा है 1/2 बड़ा होता है 1/4 से बात समझ में आई कि नहीं आई तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज कब जब पता हो कि फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर वाइस वर्सा कुछ लोग वाइस वर्सा भी बोलते हैं तो उनको बोलने तो ज्यादा अंग्रेज है भाई हम लोग थोड़ा कम अंग्रेज हुए हैं चलिए कर लो बच्चे क्यों ऐसा हुआ ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल सामने पड़ा है कि अगर हमें पता है कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जिस तरीके की इनइक्वालिटी एक्स के लिए होगी वही फंक्शन के लिए होगी लेकिन अगर पता चल जाए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फिर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी याद रखना लड़की विजय बात समझ में आई कि भी तुम मछली की तरह इधर उधर घूम रहे हो आई सर हाँ चलो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई इतना आसान है मैं फिर बोलता हूँ तुमको अलग दुनिया में लेके चल रहा हूँ इस समय हो गया 2D वो एक अलग दुनिया थी वो भी बेहतरीन गेम था उस पर काम करना है भी हो नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग 2D हो गया सीक्वेंस सीरीज हो गया P&C थोड़ा कम पढ़ाया था पढ़ा दूंगा पूरा भाई P&C थोड़ा बच्चा है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था पढ़ते रहो भाई उनको वो भी एक अलग अलग दुनिया है बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया था उसमें भी बचा हुआ है क्योंकि अभी हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता था उस लेवल का बिल्कुल नहीं आता था जब तक मैंने पढ़ा तब तक कैसे मानूं भाई मैं बोलूं पढ़ाने जाऊं तुम हाथ खड़े कर दो फिर टेंशन ना मेरे लिए तो ये नेचर होता है अच्छा भाई अब इससे हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो सीखो जैसे मान लो हमको किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि सॉल्व अभी करके आए log ऑफ x बेस 1/2 ग्रेटर देन 0 इसका दिव्या क्या आंसर आएगा अभी सॉल्व किया था मैंने लेकिन ग्राफ से सॉल्व किया था log ऑफ x बेस हाफ का ग्राफ कैसा होगा लॉगरिथमिक फंक्शन बेस 0 और 1 के बिटवीन तो फंक्शन होगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो ग्राफ बनता है ऐसे बताओ दिव्या क्या आंसर दो इतना टाइम लगाते हो तुम्हें क्या बताएं अब हम
कब तुम बड़ी होगी भगवान ही मालिक है तुम्हारा। जल्दी बता लड़की। 0 to 1। 0 to 1। सही है। x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। लॉग पॉजिटिव ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कब है, तब x एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, 0 to 1। अब देखिए यहां पे मैं मैथ्स लगाऊंगा। ग्राफ ने इतने प्यार से हमको बता दिया, देखते इसका आंसर ये होगा। अब इस पे लगाने जा रहा हूं मैथ्स। मैथ्स लगाऊंगा तो देखना कैसा। मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट है ग्राफ के रिस्पेक्ट में। ग्राफ तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करता है पिक्चर, अगर समझने लायक हो आप तो। देखिए इसी मैथ्स लगाने जा रहा हूं, ध्यान देना भाई, कि log ऑफ x बेस 1/2, उधर यार 0 लिखा है, क्या हम 0 को log के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। log 1 किसी भी बेस पर 0 होता है, समझ ले भाई। ये क्वेश्चन था, इसका अगला स्टेप ये हो गया। 0 की जगह log 1 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो फंक्शन हमारा क्या था, क्वेश्चन किया गया सॉल्व 2 raised to the power 5x minus 1 greater or equal to 16। तो लेफ्ट में तो समझ में आ रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट में समझ में ही नहीं आ रहा था। उधर तो न्यूमेरिकल वैल्यू पड़ी थी, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को भी 2 के फॉर्म में रिड्यूस किया गया, 16 को 2 raised to the power 4। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इधर भी उधर भी विद सेम बेस। बेस 1 से बड़ा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जिस तरीके की इनइक्वालिटी फंक्शन के साथ में है, वैसी इनइक्वालिटी x के लिए चलेगी। बाकी सॉल्व कर लिए। अच्छा भाई देखें कहां गया क्वेश्चन भाई, क्या कर रहा था मैं, हाँ बहुत आगे चला गया था ना। चलिए ये रहा। तो इस 0 को सब न्यूमेरिकल वैल्यू को सबसे पहले लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया, log 1 बेस हाफ आ गया। बेस क्या है, 1/2, दोनों तरफ सेम है। इसके लिए x क्या है, x, इसके लिए x क्या है, 1। तो प्रतीक्षा x में, x और 1 में क्या इनइक्वालिटी होगी, क्योंकि सॉल्व करना तो मतलब x की वैल्यू पता करना। x ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। लेस देन 1। क्यों, सही हुआ, क्यों बच्चे, log x। हैं? डरो नहीं भाई, तभी तो सिखा पाऊंगा। क्योंकि बेस 0 और 1 के बिटवीन है। जब भी बेस 0 और 1 के बिटवीन होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जिस तरीके की इनइक्वालिटी फंक्शंस के लिए चलेगी, उसकी अपोजिट इनइक्वालिटी x के लिए चलेगी। यहां पर एक x1 लेस था, तो x1 ग्रेटर देन होगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा। जवाब भी देना है, मैं ना पढ़ाऊं तो मुझे बोलो सर आपने नहीं बताया, फिर भी पूछे ले रहे हो। चलिए x लेस देन 1 होगा। अब x लेस देन 1 को इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखेंगे आदित्य पाठ ने, x लेस देन 1 बच्चा, तो इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 to minus infinity। फिर से बोल, अरे राम जल्दी बोल भैया। 1 to minus infinity। चल बेटा पर कहीं के यार दिमाग खराब किया तुमसे। बोला ना भाई, इस समय मेरे पास 20 टेंशन, कोरोना की वजह से हो, किसी वजह से नहीं। तुम्हारे पास बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, खूब पढ़ाने लायक बच्चे हैं और अच्छे बच्चे। टीचर भी हमारे यहाँ बेस्ट टीचर है, बाकी पूरी मंडी से। लेकिन क्या बताएं, बच्चा भी बहुत, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। और एक दो जो बेचारे कमजोर हैं तो उनको भी ठीक किया जाएगा, लेकिन मौका तो मिले पढ़ाने का भाई।
सुधर जा भाई तू यार, पाटने पगलवा। फिर से बोलो क्या होगा। 0 to 1. चल फर्क है कि माइनस इंफिनिटी टू 1, अगर इसको मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो माइनस इंफिनिटी टू 1 लिखूंगा। पढ़ते नहीं तू भी, पीछे वाला मजबूत रखो, आगे अपने आप ग्रोथ होती रहेगी। पीछे वाला जितना स्ट्रांग रहेगा आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही लगेगा, पीछे वाला ही लगेगा। एक चैन से टीचर पढ़ाता है, तो कोई भी टीचर होता है वो चैन बनाता है कि ये कॉन्सेप्ट यार पहले पढ़ा दें ताकि जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चे को, अब यही नहीं पता तुझको, जबकि पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था बेसिक के। अभी तो 1 2 माइनस इंफिनिटी बोल रहा था, अभी लड़कियों तुम भी बोलती हो ऐसे इतनी बड़ी होने के बाद भी। जब कितनी बार बोला कि इंटरवल के फॉर्म में बी ए से बड़ा होना चाहिए। अच्छा चलो, ये आंसर तो है नहीं, ये मैथ्स और ग्राफ में डिफरेंस है। ये तो आंसर आया नहीं था भाई इस क्वेश्चन का। इसका आंसर तो 0 to 1 ही सही है। तो मैथ्स लगाने पर गलत आंसर आएगा क्या? नहीं भाई, जिस बात को ग्राफ ने देखते ही बता दिया था उसमें मैथ्स बहुत ज्यादा नहीं लगी। 0 को log 1 लिखते हैं, लिख दिया। बेस 1/2, बेस कुछ भी हो, log 1 0 ही होता है। अब बेस 1/2 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो जिस तरीके की इनइक्वालिटी log के साथ में है उसकी अपोजिट इनइक्वालिटी x के लिए होगी। ये भी सब समझ गया। x लेस देन 1 को माइनस इंफिनिटी टू 1 ही लिखते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये तो आंसर है ही नहीं, तो गलत जवाब है। तो मैथ्स लगाना ही बेकार है भाई। नहीं, मैथ्स का रूल है, मैथ्स लगेगी तो पूरी लगेगी। अब बोलोगे और सर कितनी लगाऊं, तो सीख भाई कितनी लगानी पड़ती है। मैथ्स लगाओगे तो आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, छोड़ दो भूल जाओ उसको ना। देखिए गलती कहां पर हो गई, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्या है, यहां तक बिल्कुल आप सही, बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन ये आंसर नहीं लिख सकते। लॉग है तो लॉग की डोमेन से बाहर नहीं जा सकता सॉल्यूशन। अब लॉग की डोमेन अपने बारे में क्या बोलती है कि x ग्रेटर देन 0, जो भी यहां पर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए फॉर डोमेन। मैथ्स लगेगी तो पूरी लगेगी भाई। जो भी बेस तो हमारा परफेक्ट है, जो होना चाहिए वही है, 0 to 1 के बिटवीन होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो है। तो बेस का तो टेंशन नहीं है डोमेन के लिए। एक और भी बच्चा कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, x डोमेन के लिए x शुड बी ग्रेटर देन 0, मीनिंग x क्या हो जाएगा, 0 to इंफिनिटी आएगा। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो आंसर ये आया, लेकिन आंसर सॉल्यूशन से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता। तो आए हुए रिजल्ट का और उस फंक्शन की डोमेन का लेंगे इंटरसेक्शन, तब हमें परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा। तो लेते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, चलो लेते हैं भाई। कितना आया दिख गया इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चे? एक ने 0 to बोला 1. हाँ आंसर वही आएगा, लेकिन मैथ्स लगी तो फिर पूरी लगेगी भाई। माइनस इंफिनिटी टू 1 और एक ने क्या बोला 0 to इंफिनिटी, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 0 to 1। दिस इज योर आंसर, x बिलोंग्स टू 0 to 1, आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग डोमेन को समझिए, डोमेन की इंपॉर्टेंस पूरी मैथ समझ में आई कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो x के लिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वो भी समझ में आ गया, चेंज भी कर दिया। x लेस देन 1 को क्या लिखते हैं, 0 to 1 थोड़ी लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 1 ही लिखते हैं। अब यही आंसर, ये भी आंसर देता तुमको, लेकिन एक रॉन्ग आंसर होता। तो बोला अब सही मैथ्स कैसे लगती, इस पे काम चल रहा है। कहां कहां लोग गलतियां करते हैं, आपने देखा होगा कभी 9th 10th 11th में हमारे गुरुजी दो दो आंसर निकालते थे और पीछे एक ही आंसर दिखता था।
या गुरुजी एक ही आंसर देते थे, पीछे 3 आंसर दिए होते थे और बोल देते थे कि यही सही है। कारण कारण यही सब कुछ है। क्यों हम क्यों क्यों कहां कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमें यहां से पता चलेगी। भाई डोमेन से बाहर तो जा नहीं सकते हो, डोमेन ने कल ही बोल दिया था कि जो भी यहां होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू तो निकाल रहे हो, तो इसको सॉल्व किया तो एक्स लेस देन 1 आ गया, और इसको इंटरवल के फॉर्म में यही लिखते हैं, और ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने इसको इग्नोर कर दिया, डोमेन को। तो डोमेन कितनी इंपॉर्टेंस रखती फिर से एक बार हमें समझ में आ गया। ये तो मैंने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, ये आंसर। डोमेन को इग्नोर किया, रॉन्ग आंसर। डोमेन से बाहर सॉल्यूशन नहीं जा सकता, इसलिए 0 to 1 ही आंसर आएगा। पार्टनर सुधरो भाई, गंदी बात। चलिए, दिव्या बात समझ में आई तुमको लड़की? हाँ सर। जितना कर रही हूं उससे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा किसी को भी, जितना आता है। इसलिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। बोलोगे सर मर जाए क्या पढ़ते पढ़ते? अरे नहीं भाई, पढ़ो, मजा आएगा तुमको, मरोगी थोड़ी, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा, लोग रिस्पेक्ट करेंगे तुम्हारी भाई। ये तो बोलेंगे पागल है लड़की, बिल्कुल, बस फैशन करवा लो इससे, ऐसे ही बोलेंगे लोग, याद रखना। पढ़ने में बिल्कुल होशियार नहीं है। इसलिए भैया अपनी बचाओ, अपनी रिस्पेक्ट अपने पास रखो, ये पूरी ईमानदारी से काम करो। और बेइज्जती तो मेरी भी होगी, तुम्हारी होगी, तो तुम्हारे पेरेंट्स की भी होगी। तो हम लोग बुढ़ापे में बेइज्जती कराओगे क्या भाई? तो अच्छा लगता है तो कराओ, खूब कराओ, देखें। इसलिए सब लोगों को बोलता हूं पढ़ते रहो भाई। कितनी प्यारी मैच, कहीं कोई ऐसा क्यों हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, तो आगे की चर्चा कल होगी इसमें प्रॉपर्टी। आज बच्चे भी कम आए, 14-15 लोग आए भाई। अरे राम रे, आज के लिए इतना बहुत है। उसी को वहीं पे ये फॉर्मूला साइड में लिख लो। क्यों? क्योंकि कई बार ये फॉर्मूला परसेंटेज में पूछ देता है, तो वहां 100 से मल्टीप्लाई आप कर लेना डायरेक्ट। कल वो बताते समय बात दिमाग से मिस हो गई, तो चलो तो अब देखो, अब इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। देखो अभी हम परसेंटेज में नहीं, डायरेक्ट फॉर्म करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसको लिख लिया, रफ कर देता हूं इसको। ओके, तो अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन जो कल हमने पढ़ाया था, बोल रहा है कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम एक्स है। कंपाउंड एक्स हैज थीटा इज इक्वल टू +70 डिग्री फॉर 2 ग्राम पर ml solution in a sample tube of length L is equal to 1 decimeter. Find alpha at NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो
इसका सोल्यूशन देखो, फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा इज इक्वल टू कितना, थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा की वैल्यू कितनी दी इसने, +70 अपॉन दैट इज सी कितना दिया 2 इंटू एल कितना है 1, दैट इज इक्वल टू निकलेगा +35 डिग्री। बात समझ में आई ना, +35 डिग्री। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, पहला पॉइंट समझिए, इफ इट्स concentration is made double या twice, the observed rotation theta will be 140 degree, but alpha is equal to 35 डिग्री। अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो ये जो रोटेशन एंगल है थीटा, ये भी डबल हो जाएगा, थीटा हो गया कितना 140 डिग्री। लेकिन अल्फा जो है वो कितना रहेगा, वो 35 ही रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे टर्मिनेट कर देता है कि अगर इसकी फॉर द गिवन क्वेश्चन हैविंग द आंसर ऑफ दिस इज मेड द कंसंट्रेशन ऑफ डबल, द ऑब्जर्व एंगल कितना होगा, ऐसा पूछ देता है, या अल्फा कितना, रोटेशन कितना। दूसरा पॉइंट यहीं पे देखो कि इफ थीटा इज इक्वल टू +70 डिग्री, इट विल बी नंबर 1 पॉइंट, डी कंपाउंड डी मतलब क्या है, डेक्स्टोरोटेटरी, याद रखना डी कंपाउंड। एंड दूसरा पॉइंट क्या कहेगा कि एल कंपाउंड डी होगा या एल होगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री -70 डिग्री, दैट इज, ये माइनस इसके बाहर लगा लो एक, और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर की वैल्यू निकलेगी कितना -290 डिग्री। तो यहां से हम बोले इट कैन बी डिसाइडेड by changing the concentration or by change the length of tube। मतलब क्या है, C और L, मतलब चाहे C बदलो तो एंगल बदल जाएगा और L बदलो तो भी एंगल बदल जाएगा। बात समझ में, L का मतलब है लेंथ, और ये जो L था ये है लीवो, समझिए ध्यान से बात। अब हम यहां से एक कंक्लूजन पे और निकले, समझते जाना क्या क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं। अब यहां से हम एक बात बोल सकते हैं क्या, कि इफ कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ,
अगर कंसंट्रेशन कितनी कर दी जाए, आधी, तो D विल हैव +35 डिग्री एंड L will be -145 डिग्री। और लिख लेना अंदर स्टिल half it will give +17.5 डिग्री and -72.5 डिग्री टू डिस्टिंग। मतलब क्या है, अगर कंसंट्रेशन रिड्यूस करके आधी कर दी जाए तो D विल हैव 35 डिग्री का रोटेशन देगी और L जो है वो 145 कर देगा। और उस आधी से भी अगर आधी कर दी जाए कंसंट्रेशन तो D कितना हो जाएगा 17.5 और L कितना हो सॉरी हाँ L कितना हो जाएगा, दैट इज 72.5 डिग्री। ये बात समझ में आई भैया? जिसको जिसको बात समझ में आई राइज योर हैंड। हाँ हाँ सूरज बोलो। पेज दिखाए ना, हाँ पिछला पेज दिखाए ना सर, पिछला पेज। ओके हाँ सर हो गए। चल, तो ये तो इसके थीटा की बात थी। अब ये आप इसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे खट से, वो फॉर्मूला बेसिस पे ही आएगा। और एक बार जेई में भी क्वेश्चन थोड़े दिन पहले 3-4 साल पहले पूछा गया था। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमने लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब देखो, अब हम लोग एक बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिसिटी की। ये तो बात हो गई एंगल निकालना, वो सब हमने निकाल दिया। अब समझिए यहां से एक कंसल्ट कि सपोज करो दो बॉक्स, इन दोनों बॉक्स में बात को समझिएगा क्या मैं बताना। अब मैं बात कर रहा हूं सिमेट्रिसिटी की। अगर इन दोनों बॉक्स में हमने एक मॉलिक्यूल को रखा, समझिए एक यहां से हम एक चीज कंसल्ट करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। किसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, किसको इनएक्टिव कहते हैं, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। और क्वेश्चन ज्यादातर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव से ही पूछा जाता है। जेई मेंस में भले थीटा ईटा के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, बाकी जर्नली एक्टिव और इनएक्टिव इसी के बारे में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसी से क्वेश्चन। पिछले 10-12 साल से क्वेश्चंस आना आइसोमेरिज्म पे कम हो गए हैं, और कब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कोई पता नहीं। अब समझिए, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है ऐसा, और यहाँ पे एक ऐसा ब्रांच और एक बराबर। मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिकल है, विद सिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब है कि अल्फा इसका कितना है, दैट इज 0।
इसके अंदर कोई भी रोटेशन नहीं हुआ, और जब इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं हुआ तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरफ एक कंपाउंड है ये, यही, और इधर है एक छोटी सी, तो ये कैसा है, विद अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल, और यहां अल्फा जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके अंदर डेक्स्टो या लीवो रोटेशन हुआ है, इसके अंदर डेक्स्टो एंड लीवो रोटेशन नहीं हुआ। ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे समझेंगे, जैसे सपोज करो यहां पे एक मॉलिक्यूल है ए, और हमने यहां लगा दिया एक मिरर, तो ये हमको कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ सिमेट्रिकल। और यहां एक मॉलिक्यूल है पी, और यहां हमने एक मिरर लगा दिया, तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। दैट इज विद अनसिमेट्रिकल। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फंक्शन है, ये है सिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही ना। ये एक मेन फंक्शन है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मिरर इमेज के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी एक्टिव, और ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। जिसके अंदर रोटेशन नहीं होगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेशन नहीं होगा वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसके अंदर रोटेशन होगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ये सब थीटा वीटा जो कुछ सिखाया गया सिर्फ इसी बात को बताने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। बात समझ में आ रही है ना। किसको किसको बात समझ में आ रही है, राइज योर हैंड। आज बच्चे बहुत कम है। सूरज, मानस, खांडेकर, नकिता, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके रीजंस के बारे में जानते हैं, इनका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये सब चीजों के बारे में समझते हैं। देखिए यहां लिखो रीजन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या रीजन है ऑप्टिकली एक्टिव होने का और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का, समझिए। इसके कुछ पॉइंट्स है, मैं एक एक करके पॉइंट्स लिखाता हूं। तो पहला पॉइंट देखो, समझो, द कंपाउंड must be asymmetric or dissymmetric। asymmetric बोले या डिसिमेट्रिक, बात है कि with a non superimposable mirror image। फॉर एग्जाम्पल, बात समझिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल, अभी मैं पीछे बताऊंगा नॉन सुपर इम्पोजिबल किसको। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अ हैंड इन मिरर।
जैसे सामने कांच है तो आप अपना हाथ ऐसे लगाइए, ऐसे करिए हाथ ऐसे, तो सामने वाले को वो उल्टा दिखाई देगा। मतलब ये कंडीशन नॉन सुपर इम्पोजिबल की कौन सी? दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। और दूसरी कंडीशन क्या है? the symmetric molecule does not, a symmetric molecule does not have plane of symmetry, plane or central or axis of symmetry। जो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके अंदर ना तो प्लेन, ना तो सेंट्रल, ना तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई सिमेट्रिसिटी नहीं पाई जाती है। कौन से कंपाउंड? नॉन सुपर इम्पोजिबल। और सुपर इम्पोजिबल जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है? सिमेट्रिसिटी होती है। मतलब that is symmetrical, that is superimposable। ये कैसे है? सुपर इम्पोजिबल है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। बात समझ में आ रही? अब सुपर इम्पोजिबल के लिए क्या होता है, अब हम एक अलग अलग फॉर्म में इसको सीखेंगे। समझिए बात को। नेक्स्ट टर्म है, ये तो बात समझ में आ रही ना, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल और ऑप्टिकली एक्टिव। समझिए पीछे देखो, ये क्या लिखा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होंगे? जो असिमेट्रिक होंगे। समझिए ध्यान से, जहां रेड लाइन कर रहा हूं। ऑप्टिकली एक्टिव, असिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये तीनों एक ही चीज है। बात समझ में? और दूसरा टर्म क्या है? सिमेट्रिक, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड सुपर इम्पोजिबल। तो अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे यहां से, दैट इज, इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म आता है कायरल सेंटर, या बोलते हैं, और इसका नाम होता है स्टीगो जेनिक सेंटर। दो नाम है, या तो कायरल सेंटर बोलते हैं, या कायरल कार्बन बोलते हैं, या स्ट्रोजेनिक सेंटर बोलते हैं। अब होता क्या है समझिए। कार्बन which is bonded to 4 different atom or group is called कायरल। बहुत सारे लोग किराल भी बोलते हैं इसको। किराल और कायरल एक ही चीज, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। मतलब क्या है?
अब हम लोग देखेंगे कायरल कार्बन। कायरल और ए कायरल दो टर्म चलते हैं, और ये किससे रिलेटेड है? सिमेट्रिसिटी से और अनसिमेट्रिसिटी से। जो 4 डिफरेंट एटम से कनेक्टेड होगा वो असिमेट्रिक होगा, और अगर असिमेट्रिक होगा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई कायरल कार्बन। बात समझ में आई भैया? मतलब फिर से मैं बोल देता हूं कि अगर कंपाउंड असिमेट्रिक होगा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो मतलब उसके अंदर कोई ना कोई कायरल एटम प्रेजेंट है, या एक आधा कायरल सेंटर प्रेजेंट है। समझिए बात आगे। जैसे सपोज करो ये एक कार्बन है, इधर ए लगा है, इधर बी लगा, इधर सी लगा और इधर डी लगा। ये एक कंपाउंड है। अब आप इसकी मिरर इमेज ले सकते? नहीं ले सकते। तो अगर इसकी मिरर इमेज नहीं ले सकते तो ये क्या हो गया? असिमेट्रिक। या बोले नॉन सुपर इम्पोजिबल। या बोल सकते हैं क्या? दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। या बोल सकते हैं कायरल कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? कायरल कंपाउंड। अब समझिए बात को ध्यान से। कायरल कंपाउंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है इसी का नाम है कायरल कार्बन, कायरल सेंटर। और कायरल कार्बन। कई बार वो कंपाउंड देके ये भी पूछ देता है कि इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कायरल एटम है। बात समझ में है ना? तो ये बात समझ के रखिए। अब देखिए इसी का एग्जांपल देखिए। जैसे इधर देखो, जैसे ऐसा दिया COOH कार्बन हाइड्रोजन OH एंड CH3। तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? दैट इज कायरल कार्बन और सेंटर। या तो इसको कायरल कार्बन बोले या कायरल सेंटर बोले। तो अब समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताने की बात करता हूं। समझिए, जैसे सपोज करो एक कंपाउंड दिया है A, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड R एंड सिंगल बॉन्ड B। 4 डिफरेंट एटम है इसके पास। ये C ना करो, इसको ABCD Q कर लो, Q C सेम हो जाए, C सिंगल बॉन्ड C हो जाए। देखो अब ये ऐसा दिया है तो इसमें क्या है? ये वाला कार्बन कैसा है? कायरल। और कायरल के कुछ एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या है? CH3 CH OH एंड COOH। मतलब यही फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का। दैट इज ये क्या है? ये और ये एक ही चीज है, लैक्टिक एसिड। तो इसमें कौन सा कार्बन? ये वाला कार्बन, दैट इज कायरल कार्बन।
दूसरा फॉर्म देखो, अगर ये लिखा है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHO, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा CHO सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सी, OH सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड OH और सिंगल बॉन्ड CHO। अब यहां समझना बात को, अब इसके अंदर क्या है, मिरर इमेज बना सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं बेसिकली। और अगर हमने इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देख ली तो हम ये नहीं बताएंगे ये कौन कौन से कार्बन कायरल एटम है, क्योंकि कायरल तो तभी डिसाइड करेगा जब 4 डिफरेंट एटम उसके पास अटैच्ड होंगे। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल एटम, ये वाला कायरल कार्बन है, ये वाला कायरल, इसके अंदर ये वाला कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन का मतलब क्या है, उससे 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हो। अब इस वाले के लिए देखो ये H अलग, ये CHO अलग और ये OH अलग और ये पूरा कंपाउंड अलग, और इस वाले के लिए सेम यही कंडीशन। बात समझ में आई ना? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो छोटे छोटे से एग्जांपल थे, नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, कौन कौन से कायरल एटम होंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 समझिए, ऐसे लिखा CH3 का होल ट्वाइस कार्बन डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑफ C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 और यहां लगा है एक CH3, यहां लगा है OH। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने कायरल एटम हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल एटम, नंबर ऑफ कायरल एटम की बात करी जाए तो ये यहां पे क्या होगा, एक ही कायरल एटम, क्योंकि इसकी आप मिरर इमेज नहीं ले सकते। इसका H बाहर करोगे उसकी मिरर इमेज आ जाएगी, इसका H करोगे, इनकी सबकी मिरर इमेज बनेगी, इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, तो ये क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। इसमें एक बात याद रखना, इसको OH कर लो, इसको H कर लो, नहीं तो कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये गलत पढ़ा दिया सर। दूसरा देखो, ये तो तीसरा था, चौथा कंपाउंड देखो, जैसे लिखा है CH3 C CH2 CH2 एंड CH3 और यहां लगा है Br और यहां लगा Cl, तो ये क्या कहलाएगा, कायरल एटम कहलाएगा। बेसिक डिफिनीशन याद रखो, 4 डिफरेंट एटम, ये अलग पोर्शन, ये अलग, ये अलग, ये अलग, 4 डिफरेंट। इस तरह देखो, ये अलग, ये अलग और ये अलग, ये अलग। बाकी किसी भी कार्बन को देखो उसमें 2 सिमिलर एटम अटैच्ड है, और अगर 2 सिमिलर एटम अटैच्ड है तो उसको हम कायरल कार्बन नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही ना, उसको हम कायरल कार्बन नहीं कह सकते। और देखो आप कुछ बड़े एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा दिया है, और यहां डबल बॉन्ड दिया है, यहां CH3 दिया और एक H यहां दिया, यहां दिया CH डबल बॉन्ड ऑफ CHO और इसके ऊपर लगा एक CH3। अब आपसे पूछता है कि हु इज द कायरल एटम इन दिस कंपाउंड, या हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल एटम, तो इसके अंदर बेटा एक ही कायरल एटम है, ये ही कायरल कार्बन। जहां जहां मैं स्टार बना रहा हूं वो सब क्या है, कायरल एटम। यहां लिख लो, चाहे इधर कहीं लिख लो, स्टार का मतलब है कायरल कार्बन। देखो
तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5 6। कई बार पूछ सकता है कितने नंबर कार्बन कायरल है, तो 4 नंबर कार्बन। अब देखो एक और एग्जांपल, 6 नंबर। हमको क्या देखना है? बस डिफरेंट एटम, दैट इज Br, that is NH2, CH3, और इसके ऊपर लगा है CH, OH एंड CH3। तो देखो इसके अंदर अगर आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कायरल, ये एक कायरल कार्बन, यहाँ पे भी 4 एटम, क्योंकि यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक H, एक ये, एक इधर का फंक्शन अलग, इधर एक ये कायरल कार्बन, फिर एक और कार्बन, ये एक कायरल कार्बन। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने कायरल कार्बन हो गए? दैट हैविंग 3 कायरल कार्बन। और देखो एक 7 नंबर, इसमें आपको पहचानना है कितने कायरल होंगे। आपको इसके अंदर बताना है, ये भी C2H5 है। आपको इसके अंदर बताना है कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। सभी लोग देखो और बताओ, सॉल्व करो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन? मैसेज कर सकते हो। जल्दी बताओ रे। अरे 10 ही लोग रह गए आज। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है क्या? क्यों भाई? दिव्या, मुझे नहीं है सर। श्रद्धा, इंगोले, हाँ सर। नेटवर्क का इशू चल रहा है क्या? हाँ सर। ये 10 ही लोग कैसे रह गए यार? ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बच्चों का लॉस हो जाएगा। चलो इसमें बताओ कितने कायरल कार्बन होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन? मैसेज करो इसमें जल्दी।
सिद्धि ने बोला है 3, 3 नहीं बेटा होंगे इसमें, इसमें होंगे 2। ये कायरल कार्बन नहीं है, क्यों? ये भी C2H5, ये C2H5, 2 सिमिलर ग्रुप मिल गए। बात समझ में है ना? ये कायरल कार्बन होगा, क्योंकि इधर एक H हो जाएगा और ये H हट जाएगा, तो ये एक कायरल कार्बन होगा और ये एक कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन होंगे। लेकिन अगर इसकी जगह ये कंपाउंड ऐसा बना दिया जाता, एक तरफ C2H5 होता और एक तरफ CH3 होता, तो इसमें बेटा 3 कायरल कार्बन हो जाते। एक, ये नहीं, ये 2, नहीं नहीं बेटा, सिद्धि सिद्धि सही बोली, सिद्धि सही बोली, गुड, सिद्धि सही बोली थी भाई। ये भी तो कायरल कार्बन ही होगा। ये H अलग, ये फंक्शन अलग, ये अलग, ये अलग, ये फंक्शन अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, 3 होंगे। गुड सिद्धि बेटा, गुड। तो अब अगर ये C2H5, ये CH3 होगा, तो ये कायरल कार्बन होगा, ये कायरल कार्बन होगा और ये कायरल, मतलब इसके अंदर कितने होंगे? 4, जिसमें कितने हैं? 3। आज बेटा बच्चे भी कम हैं और इसीलिए आज क्लास थोड़ा सा जल्दी छोड़ा जाएगा। अभी छोड़ते हैं क्योंकि आज बच्चे भी कम हैं। और दूसरे एक बात और, आज आपका फिजिक्स का लेक्चर नहीं होगा क्योंकि सर की तबीयत थोड़ी खराब है। मतलब सर की तबीयत तो 4-5 दिन से खराब है, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहे थे। उनको भी वही थोड़ा सा कोविड का शिकायत ऐसा लग रहा है, तो फिजिक्स वाले सर की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो आज उनका फिजिक्स का लेक्चर नहीं होगा आपका। कल से एज यूजुअल टाइम पे जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।